नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय गोविंद सर पर। आज हम अपने कक्षा 10 की जीव विज्ञान की सीरीज में नेक्स्ट वीडियो लाए हैं। जो हम जीव विज्ञान कक्षा 10 का जीव विज्ञान में जो हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम, उसमें जो है आज जो है तीसरी वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो में क्या क्या पढ़ चुके हैं मैं एक बार आपको बता देता हूँ। इससे पहले वाली 2 वीडियो में जो हम पढ़ चुके हैं वो है हृदय पढ़ चुके हैं, हम लोग वृक्क पढ़ चुके हैं, नेफ्रॉन की संरचना पढ़ चुके हैं, और क्या पढ़ चुके हैं, और हम पढ़ चुके हैं पोषण पढ़ चुके हैं, श्वसन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं जो हम पिछली अपनी 2 वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उन वीडियो को देख के ही आगे बढ़ें। तो आपकी हमारी 3rd वीडियो इसको देखें। ठीक है, जो पीछे की वीडियो है उनको आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है कि हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ाए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन, और उसके आने वाले जो और टॉपिक है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन। आक्सीय श्वसन और दूसरा टॉपिक है अनाक्सीय श्वसन। ये कहते किसे हैं? आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन कहते किसे हैं? तो सबसे पहले तो हमने श्वसन क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता तो पिछली वीडियो आप देखिएगा, मैंने उसमें श्वसन बताया है कि श्वसन की प्रक्रिया क्या है। अब आक्सीय श्वसन क्या है और अनाक्सीय श्वसन क्या है हम ये पढ़ते हैं। आक्सीय श्वसन वह श्वसन होता है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी कि इस आक्सीय श्वसन में O2 क्या होती है? उपस्थित होती है। ठीक है, और अनाक्सीय श्वसन में क्या होता है? O2 क्या होती है? अनुपस्थित होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अनाक्सीय श्वसन। और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं, उसे हम आक्सीय श्वसन कहते हैं। ठीक, तो इन दोनों में विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया होती है, विभिन्न प्रकार के जो है उत्पाद बनते हैं। तो इसमें कुछ उत्पाद बनता है और इसमें कुछ उत्पाद बनता है। तो दोनों में क्या उत्पाद बनता है हम देख लेते हैं। तो जो आक्सीय श्वसन होता है, आक्सीय श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? आक्सीय श्वसन की जो प्रक्रिया है वो कोशिका में संपन्न होती है। तो सबसे पहले क्या होता है? तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के अणु का क्या होता है? विखंडन होता है। और ये किस में टूटता है? ये पायरुवेट अणु में टूटता है। पायरुवेट अणु में टूटता है। ये किस में टूटता है? ये टूटता है आपका पायरुवेट अम्ल में टूटता है। पायरुवेट अम्ल में टूटता है। ठीक, पायरुवेट अम्ल में टूटता है। ठीक है, फिर इस पायरुवेट अम्ल को टूटने से क्या बनता है? इस पायरुवेट अम्ल को टूटने से आपका बनता है CO2 बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा बनेगी। ये क्या है? ये कौन सी क्रिया है? ये आक्सीय श्वसन में होता है। ठीक है, ये क्या है? ये आक्सीय श्वसन की अभिक्रिया है। ये आक्सीय श्वसन की अभिक्रिया है। ठीक, तो आक्सीय श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज का अणु होता है। ग्लूकोज का जो अणु है, ग्लूकोज का जो अणु है वो कहाँ टूटता है? वो टूटता है आपका पायरुवेट अम्ल में टूटता है। पायरुवेट अम्ल से क्या टूटता है? CO2 जल देता है और ऊर्जा देता है। ठीक, तो ग्लूकोज कोशिका होती है, कोशिका या मान लीजिए कोशिका है, कोशिका में एक पाया जाता है कोशिका में जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें कोशिका द्रव भी होता है। कोशिका द्रव होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव। तो जो पहली क्रिया होती है ग्लूकोज से पायरुवेट अम्ल में टूटने की, वो कहाँ संपन्न होती है? वो संपन्न होती है कोशिका द्रव में। तो जो क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है, कोशिका द्रव में संपन्न होती है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस चक्र। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस चक्र। क्या कहते हैं उसको हम ग्लाइकोलिसिस चक्र कहते हैं। यानी कि ग्लूकोज टूट के जो पायरुवेट अम्ल बनाता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस चक्र। ग्लाइकोलिसिस चक्र कहते हैं। ठीक, ये कहाँ संपन्न होती है? ये कोशिका द्रव में संपन्न होती है। कोशिका द्रव में संपन्न होती है। ग्लूकोज अम्ल टूटकर पायरुवेट अम्ल बनाता है। कहां पर? कोशिका द्रव में। इसे ही हम ग्लाइकोलिसिस चक्र कहते हैं। ठीक है, तो पहला चरण ये हो गया आक्सीय श्वसन का। उसके बाद जो हमें पायरुवेट अम्ल मिलता है, पायरुवेट अम्ल टूटकर क्या बनाता है? CO2 जल और ऊर्जा जो है हमारे शरीर को देता है। इस क्रिया को हम कहते हैं क्रेब्स चक्र। क्या कहते हैं?
क्रेब्स चक्र। ये क्रिया क्या कहलाती है? ये कहाँ होती है? ये होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक, तो दो चीज आपको पता चली। क्या पता चली? कि जो ऑक्सीजन है वो दो चरणों में होता है। कौन कौन से चरणों में होता है? वो दो चरण है आपके, एक है ग्लूकोज से पायरुवेट अम्ल का टूटना और दूसरा है पायरुवेट अम्ल से ऊर्जा का बनना। तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है वो टूटता है किसमें? वो टूटता है पायरुवेट अम्ल में टूटता है। क्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोलिसिस चक्र कहलाती है। होती कहाँ है? कोशिका द्रव में होती है। दूसरा क्या है? पायरुवेट अम्ल जो है वो CO2 H2O और जल जो है ऊर्जा बनाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? इसको क्रेब्स चक्र कहते हैं। ये क्रिया होती कहाँ? ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑक्सीशोषण जो है आपका, ये है आपका ऑक्सीशोषण। ठीक है, ऑक्सीशोषण में क्या बनता है? जो ऊर्जा बनती है ऑक्सीशोषण में, जो ऊर्जा बनती है, ऊर्जा किस रूप में बनती है? एटीपी के रूप में बनती है। और एटीपी क्या होती है? एटीपी को हम क्या कहते हैं? एटीपी को हम ऊर्जा सिक्के कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा सिक्के कहते हैं। कितना एटीपी बनता है? 38 एटीपी बनता है। किसमें? 38 एटीपी बनता है। किसमें? 38 एटीपी बनता है हमारा ऑक्सीशोषण में। एटीपी होता क्या है? एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म होता है किसका? एटीपी का। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी रूप में जो है ऊर्जा हमारी कोशिका में क्या होती है? संचित होती है। तो यहां तक ये हुआ हमारा ऑक्सीशोषण। ऑक्सीजन को फिर से देख लेते हैं। ऑक्सीशोषण वह शोषण जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। ये क्रिया संपन्न होती कहाँ है? ये क्रिया कोशिका में दो चरणों में संपन्न होती है। पहला है आपका ग्लूकोज का पायरुवेट अम्ल में टूटना। ये जो क्रिया होती है इसे हम ग्लाइकोलिसिस चक्र कहते हैं। ये होती कहाँ? ये होती है कोशिका द्रव में। दूसरा है पायरुवेट अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का बनना। ये क्रिया कहाँ होती है? ये क्रिया होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। इस क्रिया को कहते हैं हम क्रेब्स चक्र। कुल मिलाकर ये हमारा ऑक्सीशोषण कहलाता है। ऑक्सीशोषण में ऊर्जा जो बनती है, जो हमारी ऊर्जा बनती है एटीपी के रूप में। एटीपी को ही ऊर्जा सिक्के कहते हैं। कितना एटीपी बनता है? एक ग्लूकोज अणु के टूटने से 38 एटीपी ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। और एटीपी होता क्या है? एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या? ऑक्सीशोषण। अब हम देख लेते हैं अनॉक्सीशोषण किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अनॉक्सीशोषण होता है वो किसकी अनुपस्थिति में होता है? वो आपका होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, तो उसमें क्या बनता है ये देख लेते हैं। तो जो अनॉक्सीशोषण होता है उसमें भी ग्लूकोज जो है वो टूटकर क्या बनाता है? पायरुवेट अम्ल बनाता है। लेकिन आगे की क्रिया जो है वो अलग होती है। अनॉक्सीशोषण जो है वो कहाँ होती है? वो क्या होता है? तो अनॉक्सीशोषण में भी क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज टूट के क्या बनाता है? पायरुवेट अम्ल बनाता है। पायरुवेट अम्ल बनाता है। ठीक है, और पायरुवेट अम्ल से क्या बना लेता है? ये बना लेता है इथेनॉल। क्या बना लेता है? लैक्टिक एसिड बना लेता है। क्या बना लेता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है। और क्या बनाता है? ये बनाता है ऊर्जा जो है वो बनाता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल बनाता है और ऊर्जा बनाता है। तो ग्लूकोज जो अणु है वो किसमें टूटता है? वो आपका पायरुवेट अम्ल टूटता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? O2 अनुपस्थित होती है। और ये क्रिया होती कहाँ? ये क्रिया मांसपेशियों में होती है। कहाँ होती है? मांसपेशियों में होती है। अनॉक्सीशोषण की क्रिया, इसमें क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा बनती है। कितना ऊर्जा बनती है? इसमें 2 एटीपी अणु बनते हैं। ऑक्सीशोषण में कितने बनते थे? ऑक्सीशोषण में अभी आपने देखा कितने अणु बनते थे? ऑक्सीशोषण में 38 एटीपी अणु ऊर्जा के बनते थे। किंतु अनॉक्सीशोषण में कितने बनेंगे? 2 एटीपी अणु बनेंगे। ग्लूकोज से पायरुवेट अम्ल बनेगा। पायरुवेट अम्ल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसमें टूटता है? लैक्टिक अम्ल टूटता है। और ये क्रिया कहाँ होती है? ये क्रिया मांसपेशियों में
होती है, इस क्रिया को हम अनाक्षी श्वसन कहते हैं। कुछ जीव भी जो है वो अनाक्षी श्वसन करते हैं, जैसे कि ईस्ट जो है, ईस्ट एक जीव है, वो क्या करता है, वो अनाक्षी श्वसन करता है। क्या करता है, वो अनाक्षी श्वसन करता है, वो अनाक्षी श्वसन करता है, ठीक है। ईस्ट जो एक कोश के जीव है वो भी अनाक्षी श्वसन करता है। वो क्या बनाता है, वो इथेनॉल बनाता है, इथेनॉल बनाता है, ठीक। तो इसको आपको जानने की इतनी आवश्यकता नहीं है, आप इसी को जानिए कि जो जीवों में अनाक्षी श्वसन होता है वो कैसे होता है, ग्लूकोज से पायरुवेट अम्ल, और ये कहाँ होगा, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बन जाएगा, लैक्टिक अम्ल जो है वो है बन जाएगा। तो आपका ये हो गया आक्षी श्वसन और अनाक्षी श्वसन। ज्यादा ऊर्जा किसमें बनती है, ज्यादा ऊर्जा बनती है आक्षी श्वसन में, कम ऊर्जा किसमें बनती है, कम ऊर्जा बनती है अनाक्षी श्वसन में, ठीक है। तो ये हो गया आपका श्वसन, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे पौधों में क्या श्वसन, पौधों में श्वसन उत्सर्जन, और पौधों में क्या संवहन किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पौधों में श्वसन किस प्रकार से होता है और पौधों में संवहन किस प्रकार से होता है, खाद्य का, जो भोजन है उसका संवहन किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो लिखेंगे पौधों में श्वसन, पौधों में श्वसन, पौधों में श्वसन क्या मतलब, जिस प्रकार से हम क्या करते हैं, जिस प्रकार से हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है निष्कासित करते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे भी क्या होते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, निकालते हैं। कि उसी क्रिया को क्या कहते हैं, इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहा जाता है, ठीक है। क्या होता है, CO2 6CO2 प्लस 6H2O क्या बनाता है, ये बनाता है, ये बनाएगा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये क्या है, यही है आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ये क्या है आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, ये आपकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, ठीक है। इसी क्रिया के द्वारा जो है पौधे अपना श्वसन करते हैं। पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और जल की उपस्थिति में, जल कहाँ से प्राप्त होता है, पौधों में जल जो है वो संवहन विधि से प्राप्त होता है। अभी हम पढ़े, अगला ही जो पॉइंट है वो पढ़ने वाले हैं पौधों में संवहन, उसमें हम बताएंगे कि पौधों को जल कहाँ से प्राप्त होता है। तो पौधों के, और ये होता किसकी उपस्थिति में, ये सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य का प्रकाश और किसकी उपस्थिति में, ये सूर्य का प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में क्रिया होती है। पत्तियों में क्या पाया जाता है, पत्तियों में पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। तो पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है, जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और पत्तियों के भीतर ही क्या होता है, पानी भी होता है, तो पत्ती जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके क्या बनाती है, ग्लूकोज बनाती है। ग्लूकोज यही क्या है, भोजन है, ग्लूकोज बनाती है, ऑक्सीजन बनाती है और जल बनाती है, जल वाष्प के रूप में, ठीक है। यही ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, हम ग्रहण करते हैं। हम ये ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और क्या क्या निष्कासित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है पेड़ पौधे क्या करते हैं, ग्रहण करके जल की उपस्थिति में फिर से ऑक्सीजन बना देते हैं। यही क्रम जो है वो चलता रहता है। ये कौन सी अभिक्रिया है, ये आपकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया है। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या होता है इसमें, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो पत्तियां हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके क्या बनाती हैं, ग्लूकोज बनाती हैं। ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन और जल वाष्प भी बनाती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये पौधे क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। अब अतिरिक्त जो जल वाष्प बन गई है या अतिरिक्त जो गैस है उसका निष्कासन कैसे किया जाता है, तो आगे देखते हैं हम। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन छिद्रों को क्या कहते हैं, जिन छिद्रों को हम कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं, उन छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं, ठीक। तो वो रंध्र क्या कार्य करते हैं ये देखते हैं। तो पत्ती जो है, पत्ती मान लीजिए पत्ती है, ये पत्ती है, ठीक है, ये पत्ती है आपकी, ये पत्ती है, ठीक। तो पत्ती में क्या पाए जाते हैं,
पत्ती में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। तो ये छिद्र कुछ इस प्रकार से होते हैं। इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं? इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं? इन छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। ठीक, तो वात रंध्र कहते हैं। इन्हीं छिद्रों की सहायता से जो है पेड़ पौधे क्या करते हैं? इन्हीं छिद्रों की सहायता से जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं? वो आवश्यक जो गैस है उसका निष्कासित करते हैं। इन कोशिका दो सेम के बीच के आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन्हें कहते हैं द्वार कोशिका। क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं द्वार कोशिका। और इस चित्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वात रंध्र। क्या कहते हैं? वात रंध्र। ठीक है, तो ये द्वार कोशिका क्या होती है? ये इस प्रकार से क्या होती है? बंद हो जाती है। जैसे अभी इस टाइम पे क्या है, ये बंद है, और जब इनको उसका उत्सर्जन करना होता है तो द्वार कोशिका क्या होती है? द्वार कोशिका इस प्रकार से खुल जाती है, और इस यहां से क्या होता है, जो है जलवाष्प और जो अनावश्यक गैसें हैं वो की पत्ती क्या करती है? निष्कासित कर देती है। तो ये क्या होता है? द्वार कोशिका खुली है, खुली द्वार कोशिका, खुली द्वार कोशिका। और ये चित्र किसका है? ये चित्र है वात रंध्र का। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ठीक है, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा क्या होता है? एक छोटी सी छिद्रमान संरचना होती है जिसमें द्वार कोशिका पाई जाती है। जब पत्तियों के भीतर जलवाष्प या गैसों की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये द्वार कोशिका खुल जाती है, और इनसे क्या होता है? गैस और जलवाष्प बाहर निकल जाते हैं। पुनः ये द्वार कोशिका क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। इसी प्रकार से जो गैस है, वो जो पत्तियां हैं यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं? गैसों का उत्सर्जन करते हैं। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? रंध्र। ये क्या है आपका? ये है आपका रंध्र। इसे कहेंगे वात रंध्र भी कह सकते हैं आप। कहाँ पाया जाता है? ये पत्तियों में पाया जाता है। किस लिए पाया जाता है? गैसों का और जलवाष्प का उत्सर्जन करने के लिए पाया जाता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, उसके बाद हमने उससे बनने वाले उत्पाद देखे, फिर हमने पढ़ा पेड़ पौधों में क्या होता है, श्वसन कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, और जो पत्तियां हैं वो उत्सर्जन कैसे करती है। अब हम देखते हैं आज का टॉपिक जो है वो है पौधों में संवहन। पौधों में संवहन जो अभी हमने पढ़ा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जल की उपस्थिति से क्रिया करती है, तो जल जो है वो पत्तियों तक पहुंचता कैसे है, ये हमको पढ़ना है। ठीक, तो ये वृक्ष है मान लीजिए, ठीक है, ये वृक्ष है, ये वृक्ष है, तो वृक्ष की यहाँ क्या होंगी? यहाँ जड़ें होंगी। ठीक, ये वृक्ष है, और यहाँ क्या पाई जाएंगी? यहाँ पत्ती पाई जाएंगी। ठीक, तो वृक्ष की जो जड़ें हैं, जड़ों के बीच एक ऊतक पाया जाता है। जड़ों में एक ऊतक पाया जाता है, जड़ों में ऊतक पाया जाता है। जिस ऊतक को क्या कहते हैं? उस ऊतक को कहते हैं हम जाइलम। क्या कहते हैं? जाइलम ऊतक। जाइलम ऊतक करता क्या है? तो यहाँ लिख दे रहे हैं जाइलम क्या करता है। जाइलम ऊतक कहाँ पाया जाता है? पेड़ों की जड़ों से लेकर पत्तियों तक पाया जाता है। यह ऊतक जड़ से लेकर पत्तियों तक क्या होता है? फैला होता है। इसका कार्य क्या है? तो जाइलम ऊतक जो है वो जल व खनिज का संवहन करता है। कहाँ से कहाँ तक? जड़ से पत्तियों तक। ठीक, इसी जाइलम द्वारा जो है आपका जल पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। जैसे कि अभी हमने देखा था प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल उपस्थित था, वो जल यहीं से जाता है। किसके द्वारा? जाइलम ऊतक द्वारा जो है जल व खनिज का संवहन होता है। कहां से कहां तक? जड़ से पत्तियों तक। ठीक, उसके बाद हमने जल और खनिज लवणों को कहां पहुंचा दिया? हमने पत्ती तक पहुंचा दिया। अब पत्ती क्या करेगी? पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगी। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जब क्रिया करेंगी तो पत्तियां क्या बनाएंगी? पत्तियां बनाती हैं जब भोजन बनाती हैं। क्या बनाती हैं? भोजन। भोजन क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, वो भोजन क्या करती हैं? पत्तियां। पेड़ में केवल पत्तियां ही भोजन बनाती हैं, पेड़ के अन्य भाग जो है वो भोजन नहीं बनाते। अब पत्ती का क्या कार्य है? पत्ती को भोजन जो है सभी के अन्य भागों तक पहुंचाना है। किसके? पेड़ के। तो वो कार्य कौन करता है? उसके लिए एक और ऊतक पाया था, इसे कहते हैं फ्लोएम ऊतक। कौन सा ऊतक है?
वो है फ्लोएम ऊतक। फ्लोएम ऊतक क्या करता है? भोजन का संवहन करता है। किसका? भोजन का। और भोजन क्या है? ग्लूकोज, जो कि किसके द्वारा बना है? जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बना है। कहां से? पत्तियों से, पत्तियों से पौधे के अन्य भाग तक, पत्तियों से पौधे के अन्य भाग तक जो है वो क्या करता है? वो क्या करता है? संवहन करता है। कौन? फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम जो है वो किसके तंत्र है? वो संवहन तंत्र है। यही है पेड़ या पेड़ पौधों का संवहन तंत्र। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें जो जाइलम और फ्लोएम है वो पेड़ों में पाए जाते हैं। क्या करते हैं? जाइलम जो है जल व खनिज का संवहन करता है, जड़ से लेके पत्तियों तक। ठीक है, उसके बाद पत्तियां क्या करती हैं? भोजन का निर्माण करती हैं। किस क्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। और उसके बाद प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जो भोजन बनता है उसमें फिर फ्लोएम ऊतक का कार्य होता है कि उस भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना, जिससे अन्य भागों का भी क्या हो सके? विकास हो सके। तो ये है पौधों का संवहन तंत्र। किन ऊतकों की सहायता से? दो ऊतक की सहायता से, जाइलम और फ्लोएम। तो ये इस टॉपिक के अंतर्गत इतना जो है ये था, आपको पढ़ना था जाइलम और फ्लोएम के बारे में। ये आपकी परीक्षा में पूछा था कि जाइलम ऊतक क्या करता है और फ्लोएम ऊतक क्या करता है। बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ लिया जाता है, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये ऊतक जो है वो याद होने चाहिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो रहेगा पत्तियों में जो पत्तियों में, पेड़ पौधों में जो है वो संवहन हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे, हमें पढ़ना है एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमको पढ़ना है दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है? मैं आज आपको उसका चित्र बनाऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा अगली वीडियो में। आज हम चित्र के माध्यम समझेंगे, कल उसकी क्रियाविधि समझेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको हृदय बताया था, हृदय का क्या कार्य होता है? हृदय का कार्य होता है रक्त को पंप करना। ठीक है, और रक्त वो जाता कहाँ है और वापस कहाँ आता है, क्या होता है उस रक्त का, उस वही चीज हम जो है पढ़ेंगे दोहरे रक्त परिसंचरण तंत्र में। तो लिखेंगे दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, आज की वीडियो में इसको जो है हम क्या देखेंगे? इसका चित्र देखेंगे और इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हृदय हो गया। ठीक है, ये आपका हृदय है ये। ठीक, ये हृदय हो गया। इसको फिर से बना लेते हैं थोड़ा साफ सा। ये हमारा हृदय है। ठीक, ये हृदय है। तो हमने यहाँ देखा था, यहाँ क्या होता है? पश्चिमाशिरा होता है। यहाँ हमने देखा था कि क्या होता है? एक दैहिक महाधमनी थी, एक दैहिक महाधमनी थी। और यहाँ हमने देखा था क्या था? यहाँ हमने फुफ्फुस शिरा देखी थी। ठीक है, तो क्या होता है? इसको हमने देखा था, ये क्या था? ये थी अग्र महाशिरा और ये थी पश्चिम महाशिरा। ठीक है, ये थी अग्र महाशिरा, ये थी पश्चिम महाशिरा। और ये क्या है? ये है फुफ्फुस। फुफ्फुस क्या है? फुफ्फुस शिरा है। ये फुफ्फुस शिरा है। ये क्या है आपकी? ये है फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी है। ठीक, इसको ऊपर का मिटा देते हैं जिससे कि आपको चित्र अच्छे से दिखाई दे। मिटा देते हैं। ठीक, तो ये फुफ्फुस धमनी जो है क्या करती है? ये रक्त कहाँ, ये कहाँ ले जाती है? ये हमको ले जाती है फेफड़ों के पास। ये फेफड़ों के पास रक्त जाएगा, यहाँ से शुद्ध फेफड़ों के पास रक्त जाएगा। रक्त जो कि शुद्ध कहाँ से आएगा? फुफ्फुस शिरा से आएगा। उसके बाद ये दैहिक महाधमनी, तो रक्त कहाँ जाएगा? शरीर में जाएगा। और शरीर में जब ये जाएगा तो ये क्या है? ये हमारी धमनी है, ये धमनी है। और धमनी यहाँ पे किस में बढ़ जाती है? धमनी यहाँ किस में बढ़ जाती है? धमनी यहाँ केशिकाओं में बढ़ जाती है। किस में बढ़ जाती है? केशिकाओं में बढ़ जाती है। कुछ इस प्रकार की संरचना हो जाती है। ठीक है, और ये क्या होता है? फिर ये शिराओं द्वारा
कुछ इस प्रकार से। देखिए क्या होता है, हमारे शरीर में जो रक्त है, मान लीजिए ये क्या है, ये शिरा है। शिरा में जो रक्त पाया जा रहा है वो कैसा रक्त है, वो अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, अशुद्ध रक्त सबसे पहले जाएगा किसके पास, अशुद्ध रक्त जाएगा हमारा दाएं आलिंद में। ये अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से दाएं नीले में, और दाएं नीले से रक्त कहाँ जाएगा, ये जाएगा रक्त फेफड़ों के पास। किसके द्वारा, फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों के पास जाएगा। फुफ्फुस धमनी से जब ये रक्त फेफड़ों के पास जाएगा तो यहाँ शुद्ध होगा, फिर कहाँ आएगा, बाएं आलिंद में आएगा, फिर बाएं आलिंद से बाएं नीले में आएगा, और दैहिक महाधमनी द्वारा शरीर में भेज दिया जाएगा। शरीर में जो रक्त है धमनी द्वारा कहाँ आएगा, ये आएगा ऊतकों के पास। ये आपके क्या है, ऊतक है। और धमनी किसमें बट गई है, धमनी जब दो भागों में बटती है तो उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं केशिका। क्या कहते हैं, केशिका। धमनी आती है केशिका में बट जाती है। केशिका द्वारा जो रक्त है ऊतक को प्रदान किया जाता है, और ऊतक क्या करते हैं, उस रक्त से भोजन और ऑक्सीजन को ग्रहण करके उस रक्त में क्या मिला देते हैं, यहाँ जो रक्त आ रहा है वो रक्त है ऑक्सीजन युक्त, और यहाँ पे जो रक्त जा रहा है वो रक्त है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। ठीक है, तो यही रक्त जो आया ये रक्त कार्बन ऑक्सीजन युक्त था, केशिकाओं में बटा, ऊतकों ने इसका प्रयोग किया, और जो यहाँ से रक्त निकलेगा, इस रास्ते जो रक्त निकलेगा वह कैसा होगा, वो रक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होगा। फिर ये शिराओं द्वारा फिर हृदय में पहुंचाया जाएगा, हृदय से फिर पंप होके कहाँ जाएगा, फुफ्फुस धमनी द्वारा जाएगा फेफड़ों के पास, फेफड़ों के पास से फिर लौट के आएगा कहाँ, हृदय में, और हृदय में फिर बाएं आलिंद बाएं नीले से फिर इसको पंप कर दिया जाएगा फिर शरीर में। तो यही जो क्रिया है आपकी, हृदय से फेफड़े, फेफड़े से केशिका, फिर केशिका से हृदय, हृदय से फिर फेफड़े, यही जो है आपका जो है क्रिया चलती रहती है। इसे हम कहते हैं रक्त का दोहरा परिसंचरण तंत्र। इसको हम अगली वीडियो में फिर से और अच्छी तरह से बताएंगे, इसकी क्रिया विधि। आज हमने थोड़ा रफली आपको जो है इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया है। हो सकता है कि आपको समझ में आया होगा, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसको एकदम साफ सचित्र बना के आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, और इसकी क्रिया विधि को है जो है समझाएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और जो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो जो है वो आती रहेंगी चैनल पर। और आपकी जो बोर्ड परीक्षा है वो नज़दीक है, अगर आप इन वीडियो को पढ़ लेंगे, इस टॉपिक को कवर कर लेंगे तो आप जो है अच्छे मार्क्स अपनी जो परीक्षा है उसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, दोहरा परिसंचरण तंत्र। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।